नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग सो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल रंग का बटन दबाइए नीचे लाल रंग का, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुँचाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं सेक्शन 498A की। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे और व्यूअर्स हैं, आप सब लोग देखते हैं, अच्छा लगता है, आप कमेंट भी करते हैं और देखने के बाद आपको सीख भी मिलती है कि हाँ वाकई हमें इस तरह की चीज़ें हमें पता नहीं था और आपको मिला है। तो आज ऐसी ही एक जानकारी, क्योंकि सेक्शन 498A का केस जो है वो कॉमन है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। अगर आपने शादी करी है, शादी के बाद कभी भी किसी भी समय पर आपके ऊपर एक केस आ सकता है जहाँ आपके पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, पत्नी अपनी मायके गई, मायके जाके उसने अपने कहे उसके अपने पेरेंट्स के कहने पर या किसी प्रकार से उसने अपना मतलब जो गुस्सा है वो उतारते हुए आपके ऊपर केस रजिस्टर करा दिया है 498A का, 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट के तहत, या फिर कोई और संगीन अपराध भी 354 जैसे या 376 जैसे अपराध में आपको फंसा दिया है, 307 का भी लगा देती हैं। तो ऐसे समय पर एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ जो आती है दिमाग में, आज परेशान करते हैं कि अब हम इस चीज़ से कैसे बचें, क्योंकि फंसा दिया गया है, ठीक है, झूठा फंसा दिया गया है, ये बात आपको ही मालूम है, आपके पास भी कहीं ना कहीं ये सबूत भी हैं, या फिर किसी के पास नहीं है, उनको यही पता है कि हाँ वाकई में मुझे फंसाया तो गया, लेकिन इस चीज़ इन सब चीज़ों से मैं निकलूँ कैसे, क्योंकि आजकल की महिलाएं जो है अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना किसी प्रकार से अपना बल दिखाने के लिए, कानून का मिसयूज़ करने के लिए ये बहुत सारे केसेस कर रही हैं। आज आप कोई कोर्ट में जाकर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो यही हैं, यानी कि मेंटेनेंस, DV, 498A, ऐसे कई केसेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक न्यायालय में सबसे ज़्यादा आपको केस ऐसे देखने को मिलेंगे। सुबह 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 10 बजे जैसे ही कोर्ट खुलता है, वैसे ही बहुत सारी महिलाएं कोर्ट में आ जाती हैं और उनको लड़ने के लिए, या फिर क्या क्या बताएं कि परिवार बसाना तो बहुत दूर की बात है, परिवार पूरा खराब ही हो जाता है। तो अगर ऐसे समय पर आपके ऊपर केस हो गया है, ठीक है, तो आपको लगता है कि सर अब इन सब चीज़ों से कैसे बचें, किस तरीके से इन तरीका है जिसके आप बच सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, जिससे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन 498A में अगर आप फंस गए हैं और आपके ऊपर केस हो गया है, तो ज़मानत कराने के लिए कितनी ज़मानती ज़रूरत होती है। ज़मानती मतलब कि जो बेल आपकी श्योरिटी लेंगे कि हम इनकी गारंटी लेते हैं कि जी ये कभी भागेंगे नहीं, लगातार कोर्ट में आएंगे, हर डेट पर आएंगे, पेश होंगे, ठीक है, जैसे कोर्ट कहेगा उसका पालन करेंगे, ये सब चीज़ें करते हुए एक श्योरिटी ली जाती है। अब श्योरिटी हर एक स्टेट में, राज्य में जो है वो अलग अलग ली जाती है। तो श्योरिटी, पहली बात मैं आपको बताऊँ, श्योरिटी का मतलब बेल का मतलब 498A में आपको बेल मिलती है, ज़मानत मिलती है, और ज़मानत मिलने के बाद कोर्ट जो है वो ये कहता है कि अगर आपकी कोई बेल लेता है, जमानत लेता है, तो उन जमानतियों को लेकर आइए, ठीक है। तो आप जब जमानती लेकर आएंगे तो जमानती के रूप में जो है आपके घर में या परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों में से कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। उस प्रॉपर्टी की श्योरिटी देने के लिए कोर्ट में आप जो जो आप क्लेम चाहते हैं, मान लीजिए आप एक्यूज हैं, पति हैं, पति के आप परिवार से जो कि FIR में नाम नहीं है, उन व्यक्ति को वहाँ पर बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसमें FIR में नाम है वही व्यक्ति आपकी जमानत ले ले, ऐसा नहीं होता। जो FIR में नहीं है, यानी कि जो बेल लेने के लिए सक्षम हैं और FIR में उनका नाम नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है वो आपकी बेल ले सकता है। अब बेल लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो व्यक्ति आपकी बेल ले रहा है उस पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, कम से कम, जैसे सेक्शन 498A में जो है वो बेल मतलब बेल अमाउंट खोला जाता है कि आपके लिए, आप अपनी जमानत देने के लिए कितने अमाउंट की जमानती आप दे सकते हैं। तो वो अमाउंट खोला जाता है, वो 20,000 भी, 30,000 भी, 40,000 भी, 50,000 भी। 50 तक बहुत कम आता है, लेकिन 40, 20 से लेकर और 40 के बीच में जो है वो आपको बेल अमाउंट खोला जाता है। अब इतने अमाउंट के प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, चाहे वो स्कूटी हो सकती है, बुलेट हो सकती है, कार हो सकती है, या फिर कोई FD हो सकती है, ऐसे कई चीज़ें हैं, या फिर कोई किसी का ई-रिक्शा वगैरह है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि मूवेबल और इमूवेबल का मतलब नहीं है इसमें। बस ज़रूरी है कि उस अमाउंट की, अब 30,000 का मान लीजिए बेल श्योरिटी खोली गई है, अब 30,000 का बुलेट है, बुलेट तो 2 लाख के आसपास की है, तो वो आराम से श्योरिटी लग जाएगी। या फिर FD है, FD 50,000 के आसपास होनी चाहिए, तो वो FD के डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें लग जाएंगे। या फिर कार है तो कार तो आसानी से लगी जाएगी, उसकी तो कीमत कम से कम 4-5 लाख होती ही होती है।
बेकार से बेकार होगी तब भी। या फिर कोई और है, प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, मकान है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि आप उसमें अपनी श्योरिटी के लिए बिल लेने के लिए जो है वो कागज़ आप लगा सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है सर कि उस कागज़ों को अगर लगा देते हैं तो क्या वो कागज़ वापस मिल जाते हैं? बिल्कुल मिल जाते हैं आपको, लेकिन उस पर एक स्टैम्प लग जाती है कि ये जो है ये इस कोर्ट में ज़मानत के लिए लगाया गया कागज़, ये एक स्टैम्प लग जाती है। अब देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग श्योरिटी मांगते हैं, कहाँ कितने लोगों की श्योरिटी मांगते हैं, एक एक्यूज के लिए कितने लोग चाहिए ज़मानत देने के लिए। तो देखिए यूपी में अगर मैं कहूँ तो यूपी में 2 लोग चाहिए होते हैं, एक एक्यूज है यानी कि एक मुलजिम है तो उसके लिए 2 ज़मानती चाहिए। अब एफआईआर में 5 नाम है तो 5 के लिए 10 एफआईआर, 10 लोग उसकी श्योरिटी के लिए हो गए, 10 लोग आपको चाहिए। अब वो आपके परिवार से हों या परिवार से बाहर के हों, गांव के हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, किसी से भी हो, वो चलेंगे। लेकिन वो लोग ना हों जो एफआईआर में नाम है उनके, वो आपकी ज़मानत नहीं ले सकते, उनकी ज़मानत कोई और ही लेगा। यानी कि उसमें एफआईआर से बाहर के जो भी लोग हैं वो सभी आपकी ज़मानत ले सकते हैं, और उनके लिए क्राइटेरिया जो मैंने बताया आपके लिए वो उतना होना ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में एक श्योरिटी चाहिए होती है, एक एक्यूज्ड एक श्योरिटी, एक एक्यूज एक श्योरिटी, यानी कि 5 लोग हैं तो 5 में 5 उनके ऊपर जमानती चाहिए। तो ऐसे ही अलग अलग राज्य है, आप अपने राज्य में अपने किसी वकील के द्वारा पूछ सकते हैं कि हमारे राज्य में कितनी एक एक्यूज के लिए कितना श्योरिटी लगाई जाती है। तो ऐसे ही जहाँ पर मतलब राज्य तो राज्य वरी करता है, मतलब स्टेट टू स्टेट, और यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए मतलब यूपी में 2 और दिल्ली में 1 ज़रूरी होती है। और बाकी आप जहाँ जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पर आप किसी भी एक वकील से पूछ लें कि एक एक्यूज्ड पर कितनी श्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में केस फंस गए हैं तो लड़ना भी पड़ेगा, और लड़ोगे तो पूछना ही पड़ेगा। तो पूछ सकते हैं आप। बाकी और भी कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, प्यार अपना दीजिएगा, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।